उत्तम साहित्य का साथ जीवन को उत्कृष्ट वैभव की ओर लेकर जाता है और वही वैभव आपको इस चैनल से प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से साहित्य की उत्कृष्ट गाथाएं प्रस्तुत हो रही है। तो चैनल पर पहली बार आपने दी है दस्तक तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि साहित्य के सफर में आपका और हमारा साथ सदा बना रहे। साहित्य के इस अद्भुत सफर में आज जो प्रस्तुत हो रही है वह कहानी है। आज प्रस्तुत होने जा रही है मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी सच्चाई का उपहार। तहसीली मदरसा बराव के प्रथमाध्यापक मुंशी भवानी सहाय को बागवानी का बहुत शौक था। क्यारियों में तरह तरह के फूल और पत्तियां लगा रखी थी, दरवाजों पर लताएं चढ़ा दी थी। इससे मदरसे की शोभा और भी सुंदर हो गई थी। वह मिडिल कक्षा के बच्चों से भी अपने बगीचे को सींचने और साफ करने में मदद लिया करते थे। अधिकतर बच्चे इस काम को रुचिपूर्वक करते, इससे उनका मनोरंजन भी होता था। लेकिन कक्षा में 4-5 लड़के जमींदारों के भी थे। उनमें कुछ ऐसी दुर्जनता थी कि यह मनोरंजन कार्य भी उन्हें बेकार प्रतीत होता। उन्होंने बचपन से आलस्य में जीवन व्यतीत किया था। अमीरी का झूठा अभिमान दिल में भरा हुआ था। वह हाथ से काम करना निंदा समझते थे। उन्हें इस बगीचे से घृणा थी। जब उनके काम करने की बारी आती तो कोई न कोई बहाना बना देते। इतना ही नहीं, दूसरे लड़कों को भी बहकाते और कहते, वाह पढ़े फारसी, बेचे तेल, यदि खुरपी कुदाल ही पकड़नी है तो मदरसे में किताबों से सिर मारने की क्या जरूरत। यहाँ पढ़ने आते हैं, मजदूरी करने नहीं आते। 10 बजे जब मदरसा लगा और मुंशी भवानी सहाय ने अपने बाग की यह दुर्दशा देखी तो क्रोध से आग बबूला हो गए। बाग के उजड़ने का उन्हें इतना खेद न था जितना कि लड़कों की शरारत पर। जैसे ही लड़के क्लास में बैठे, उन्होंने लड़कों को डांटते हुए पूछा, यह बाग किसने उजाड़ा है। यह सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया। अपराधियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मिडिल क्लास के 25 विद्यार्थियों में से कोई ऐसा न था जो इस घटना को न जानता हो, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि उठकर साफ साफ कह दे। सब सिर झुकाए मौन धारण किए बैठे थे। क्लास में सन्नाटा देख मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। चिल्लाकर बोले, मुझे विश्वास है कि तुम्ही लोगों में से किसी ने यह शरारत की है। जिसे पता हो सच सच बता दे, नहीं तो मैं एक सिरे से पीटना शुरू करूंगा। फिर कोई यह मत कहना कि हम निरपराध मारे गए। लेकिन क्लास में उसी प्रकार सन्नाटा छाया रहा। तब मुंशी जी ने देवी प्रसाद से पूछा, तुम जानते हो। देवी प्रसाद डरते हुए बोला, जी 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर मुंशी जी ने बाज बहादुर की तरफ देखा और पूछा, बाज बहादुर, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें मालूम है। बाज बहादुर खड़ा हो गया। उसके मुखमंडल पर वीरत्व का प्रकाश था, आंखों में साहस झलक रहा था। बोला, जी हाँ। यह कहकर उसने अपराधियों की ओर इशारा करके बता दिया। मुंशी भवानी सहाय बड़े धैर्यवान पुरुष थे। यथाशक्ति लड़कों को यातना नहीं देते थे, लेकिन ऐसी दुष्टता का दंड देने में वह लेश मात्र भी दया न दिखाते थे। उन्होंने छड़ी मंगाकर 5 अपराधियों को 10-10 छड़ियाँ लगाई, पूरे दिन बेंच पर खड़ा रखा और चाल चलन में रजिस्टर में उनके नाम के सामने काले चिन्ह बना दिए।
बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। इस समय क्लास में अधिकतर लड़के अपराधियों के मित्र हो गए थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए, उसकी ऐसी धुनाई करो कि फिर कभी मदरसे में न मुंह दिखाए। बड़ा सत्यवादी बनता है, आज इसे सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी खबर न थी। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक अमरूद का बाग था। वहाँ पहले से ही जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही बाज बहादुर चौंक गया। वह समझ गया कि ये लोग मुझे छेड़ने पर उतारू है, लेकिन बचने का कोई उपाय न था। वह डरता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ बच्चा, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि जब मेरा नाम पूछकर कहेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम ने कहा, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। यह कहते ही वह बाज बहादुर की तरफ घूंसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक हाइटन लेकर झपटा। शेष सारे लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। यह रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थी। बाज बहादुर कमजोर लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफ़ी थे। सभी लड़के यही समझ रहे थे कि क्षण भर में यह तीनों उसे गिरा लेंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया है तो उसने बाज बहादुर से शरारत पार्टी वाले लड़के यूं ही जला करते थे। आज उसकी सच्चाई के कारण उसके खून के प्यासे हो गए। इस समय क्लास में अधिकतर लड़के अपराधियों के मित्र हो गए थे। उनमें षड्यंत्र रचा जाने लगा कि आज बाज बहादुर की खबर ली जाए, उसकी ऐसी धुनाई करो कि फिर कभी मदरसे में न मुंह दिखाए। बड़ा सत्यवादी बनता है, आज इसे सच्चाई का हाल मालूम हो जाएगा। बेचारे बाज बहादुर को इस गुप्त लीला की जरा भी खबर न थी। छुट्टी होने के बाद बाज बहादुर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक अमरूद का बाग था। वहाँ पहले से ही जगत सिंह और जयराम कई लड़कों के साथ खड़े थे। उन्हें देखते ही बाज बहादुर चौंक गया। वह समझ गया कि ये लोग मुझे छेड़ने पर उतारू है, लेकिन बचने का कोई उपाय न था। वह डरता हुआ आगे बढ़ा। जगत सिंह बोला, आओ बच्चा, सच्चाई का इनाम तो लेते जाओ। बाज बहादुर बोला, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि जब मेरा नाम पूछकर कहेंगे तो मैं बता दूंगा। जयराम ने कहा, हमने भी तो कह दिया था कि तुम्हें इस काम का इनाम दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। यह कहते ही वह बाज बहादुर की तरफ घूंसा तान कर बढ़ा। जगत सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़ने चाहे। जयराम का छोटा भाई शिवराम अमरूद की एक हाइटन लेकर झपटा। शेष सारे लड़के चारों तरफ खड़े होकर तमाशा देखने लगे। यह रिजर्व सेना थी जो आवश्यकता पड़ने पर मित्र दल की सहायता के लिए तैयार थी। बाज बहादुर कमजोर लड़का था। उसकी मरम्मत करने को वह 3 मजबूत लड़के काफ़ी थे। सभी लड़के यही समझ रहे थे कि क्षण भर में यह तीनों उसे गिरा लेंगे। बाज बहादुर ने जब देखा कि शत्रुओं ने अस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया है तो उसने कनखियों से इधर उधर देखा, फिर तेजी से झपटकर शिवराम के हाथ से अमरूद की टहनी छीन ली
और 2 कदम पीछे हटकर टहनी ताने हुए बोला, तुम लोग मुझे सच्चाई का इनाम या सजा देने वाले होते कौन हो? फिर दोनों ओर से दाव पेच होने लगे। बाज बहादुर था तो कमजोर, लेकिन अत्यंत चपल और सतर्क। उस पर सत्य का विश्वास हृदय को और भी बलवान बनाए हुए था। लेकिन अमरूद की टहनी कहाँ तक थाम सकती? कुछ ही देर में वह टूट गई। जब तक वह उसके हाथ में रही, तलवार रही। अब वह निहत्था होकर ठोकरों और लातों से जवाब देने लगा, लेकिन अंत में अधिक संख्या ने विजय पाई। बाज बहादुर की पसली में शिवराम का एक ऐसा घूंसा पड़ा कि वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह देख शत्रुओं के हाथ के ताते उड़ गए। वे समझे कि इसकी जान निकल गई। फिर वे वहां से भाग गए। करीब 10 मिनट बाद बाज बहादुर को होश आया। वह साहस करके उठा और लंगड़ाता हुआ घर की ओर चल पड़ा। उधर विजय दल भागते भागते जयराम के मकान पर पहुंचा। रास्ते में ही सारा दल तितर बितर हो गया था। कोई इधर भागा, कोई उधर। जयराम के घर तक केवल 3 सुदृढ़ लड़के पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उनके जान में जान आई। तब जयराम बोला, यार कहीं वह मर तो नहीं गया हो? मैंने घुसा कुछ तगड़ा ही मार दिया था। अगर वह मर गया हो तो क्या होगा? जगत सिंह बोला, होना क्या है, जेल में जाएंगे, और अगर बच गया हो तो सीधे मुंशी के पास जाएगा और मुंशी जी हम लोगों की खाल उधड़ देंगे। जयराम ने कहा, ऐसा करते हैं, कल से मदरसे जाएंगे ही नहीं, नाम कटा के दूसरी जगह चले, नहीं तो बीमारी का बहाना करके घर में बैठे रहेंगे। महीने 2 महीने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब देखा जाएगा। दूसरे दिन मदरसा लगा। जगत, जयराम और शिवराम तीनों गायब थे। वली मोहम्मद पैर में पट्टी बांधे आए थे, लेकिन भय के मारे बुरा हाल था। कल के दर्शक गण भी थरथरा रहे थे कि कहीं हम लोग भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस न जाए। बाज बहादुर नियमानुसार अपने काम में लगा हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि मानो उसे कल की बातें याद ही नहीं है, किसी से उनकी चर्चा न की। हाँ, आज वह अपने स्वभाव के प्रतिकूल कुछ प्रसन्नचित्त दिख पड़ता था। विशेष था, कल के योद्धाओं से वह अधिक हिला मिलाकर हुआ था। वह चाहता था कि यह लोग मेरी ओर से निसंदेह हो जाए। रात भर की विवेचना के पश्चात उसने यही निश्चय किया था, और जब संध्या समय वह घर चला तो उसे अपनी उदारता का फल मिल चुका था। उसके शत्रु लज्जित थे और उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन दूसरे दिन भी वह तीनों अपराधी नहीं आए। तीसरे दिन भी उनका कहीं पता न था। उन्होंने यह पता तो लगा लिया था कि इस समर में अन्य सभी योद्धागण मदरसे आते हैं और मुंशी जी उनसे कुछ नहीं बोलते, लेकिन चित्त में शंका दूर नहीं होती थी। बाज बहादुर ने जरूर कुछ कहा होगा। हम लोगों के जाने की देर है, गए और बेभाव की पड़ी, यह सोचकर मदरसे आने का साहस न कर सकते। चौथे दिन प्रातःकाल तीनों अपराधी बैठकर सोच रहे थे कि आज किधर चलना चाहिए। इतने में बाज बहादुर आता दिखाई दिया। इन लोगों को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसे अपने द्वार पर आते देख कुछ आशा बंध गई। वह लोग अभी बोलने भी न पाए थे कि बाज बहादुर ने कहा, क्यों मित्रों, तुम लोग मदरसे क्यों नहीं आते? 3 दिन से गैर हाजिरी हो रही है। जगत सिंह बोला, मदरसे क्यों जाए, जान मुसीबत में पड़ी है, मुंशी जी हड्डी पसलियाँ तोड़ देंगे। बाज बहादुर बोला, क्यों, बली मोहम्मद, दुर्गा सभी तो जाते हैं, मुंशी जी ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। जयराम बोला, तुमने उन लोगों को छोड़ दिया होगा, लेकिन हमें भला क्यों छोड़ने लगे?
तुमने एक एक की 3-3 जड़ी होगी। बाज बहादुर बोला, आज मदरसे चलकर इसकी परीक्षा कर लो, मैं कहीं भागा तो नहीं जाता। उस दिन सच्चाई की सजा दी थी, आज झूठ का इनाम दे देना। यह सुनकर जयराम बोला, तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने हमारी शिकायत नहीं की? बाज बहादुर बोला, इसमें शिकायत की कौन सी बात थी? तुम लोगों ने मुझे मारा, अगर तुम्हारा घूसा न पड़ता तो मैं तुम लोगों को रणक्षेत्र से भगाकर ही दम लेता। आपस के झगड़े की शिकायत करने की मेरी आदत नहीं है। यह कहकर बाज बहादुर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तीनों देर तक उसकी बातों की विवेचना करते रहे। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि आज मदरसे चलना चाहिए। यह निश्चय करके ठीक 10 बजे तीनों मित्र मदरसे पहुँचे, लेकिन चित्त में आशंकित थे। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मुंशी जी कमरे में आए। लड़कों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने तीनों मित्रों की ओर तीव्र दृष्टि से देखकर केवल इतना कहा, तुम लोग 3 दिन से गैर हाजिर हो। देखो क्लास में जो इम्तहानी सवाल हुए हैं उन्हें नकल कर लो। जब पानी पीने के लिए लड़के को आधे घंटे का अवकाश मिला तो तीनों मित्र और उनके सहयोगी जमा होकर बातें करने लगे। जयराम बोला, हम तो जान पर खेल कर मदरसे आते थे, लेकिन बाज बहादुर है बात का धनी। वली मोहम्मद बोला, मुझे तो ऐसा लगता है वह आदमी नहीं देवता है। यह आंखों देखी बात न होती तो कभी इस पर विश्वास न आता। भलमसी इसे ही कहते हैं। हमने बड़ी भूल की है, हमने उसके साथ ऐसा अन्याय किया, चलो उससे क्षमा मांगे। जगत बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, हमें आज ही उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जब मदरसा बंद हुआ तो क्लास के सारे लड़के बाज बहादुर के पास गए। जगत सिंह उनका नेता बनकर बोला, भाई साहब, हम सब के सब तुम्हारे अपराधी हैं। तुम्हारे साथ हम लोगों ने जो अत्याचार किया है उस पर हम हृदय से लज्जित है। हमारा अपराध क्षमा करो। तुम सज्जनता की मूर्ति हो, हम लोग अनपढ़ गवार और मूर्ख है, कृपया हमें माफ़ करो। उनकी विनती सुनकर बाज बहादुर की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, इसमें क्षमा की क्या बात है? मैं पहले भी तुम लोगों को अपना भाई समझता था और अब भी वही समझता हूँ। यह सुनकर सब लड़के बाज बहादुर के गले मिले। इसकी चर्चा सारे मदरसे में फैल गई। सारा मदरसा उसकी पूजा करने लगा। अब वह अपने मदरसे का मुखिया बन गया था। पहले उसे सच्चाई का दंड मिला, इस बार सच्चाई का उपहार मिला। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।